जब मैंने आपको HTML एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। इवन HTML में जो M है वो मार्कअप के लिए ही यूज होता है। अब मार्कअप की जो मीनिंग है वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक कंटेंट जो वेब साइट पर जाने वाला है या वेब पेज पर जाने वाला है, उसको स्पेशली मार्कअप किया जाता है। इस वजह से मतलब मार्कअप का सेंस ये है कि स्पेशली ट्रीटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर रखने का। जैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह HTML की कोडिंग में हर एक स्टेटमेंट जो जा रहा होता है वो ट्रीट किया जाता है एक स्पेशल टैग के साथ। तो ये जो स्पेशल टैग होते हैं इनकी अपनी स्पेशलिटी ये होती है कि टैग की पोजीशन क्या होगी, लुक वाइज कैसा होगा, ये कैसा दिखेगा। तो हर चीजें अपने हिसाब से अपने टैग के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। हमें सिर्फ उन्हीं टैग को सीखना होता है और उस पर काम करना होता है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन अब हम इसको टैग के नाम से जानते हैं। जब हम इस साइन को लगाते हैं तो जो पहला टैग होता है, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में लोग पहले टैग को HTML टैग बताते हैं, जबकि ये एकदम ही गलत है। रीजन ये है कि HTML जितनी पॉपुलर लैंग्वेज है उतनी ही ज्यादा कन्वेंशनल लैंग्वेज भी है। इसका रीजन ये है कि HTML में अगर आप कुछ गलतियां कर भी जाते हैं तो वो ऑटो अपडेट हो जाती हैं। ब्राउजर उसको समझ लेता है और समझते हुए वो गलतियां आपके सामने आ ही नहीं पाती कि आपने गलती भी की थी। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती। अब मैं आपसे कहूंगी कि HTML की जब आप कोडिंग कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप स्मॉल लेटर यूज करिए, लेकिन फिर भी अगर आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करना एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन इज मीन कि कोई रूल नहीं है कि आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में अपर केस यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि कोई एरर आ जाएगी। क्योंकि HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट होती है, पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेब ब्राउजर जो है वो जो भी डिजाइन किया जाता है, वेब ब्राउजर वो कभी एक लैंग्वेज के नहीं, एक साथ कई सारी लैंग्वेजेस के लिए डिजाइन किया जाता है और वहां पर कुछ मेहनत वेब ब्राउजर खुद कर लेता है और यूजर को या प्रोग्रामर को या डिजाइनर को ये ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कन्वेंशन ये कहता है कि एज अ डेवलपर, एज अ डिजाइनर, एज अ प्रोग्रामर आपको कोडिंग सही ही करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला कोड होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क DOC, डॉक TYPE, डॉक टाइप। अब ये जो डॉक टाइप है स्पेस HTML। डॉक टाइप का मतलब ये है कि हम जो कोड कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो भी होगा, यानी जो भी नीचे कोडिंग लिखी जाएगी, ये बात वेब ब्राउजर को समझाने के लिए होती है कि कोडिंग जो भी लिखी गई है वो HTML की है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट डिजाइन करनी है तो HTML तो जरूरी ही है। अब क्यों समझाना पड़ रहा है? ये तो समझाने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वेब ब्राउजर को समझ लेना चाहिए कि जो भी कोडिंग आएगी वो HTML की ही होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर होता क्या है कि मार्कअप लैंग्वेज तो केवल HTML नहीं है ना। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बिना वेबसाइट डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन HTML जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सीरीज में, 90s के टाइम पर जब ये इन्वेंट हो गई थी और उसके बाद दिन पर दिन चीजें अपडेट करती चली गई। तो आपने CSS, जावास्क्रिप्ट, XML का नाम भी तो सुन रखा है। इनकी फाइल भी तो टेक्स्ट एडिटर पर ही आएंगी और इनकी फाइल टेक्स्ट आने के बाद वेब ब्राउजर ही तो होंगे जो इन फाइलों को भी रीड करेंगे। इस सिचुएशन में वो कंफ्यूज ना हो कि आपने जो कोडिंग की है वो HTML की है या XML की है। तो इस तरह की चीजों को बताने के लिए हम अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने जो भी कोड किया है वो HTML है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डॉक टाइप जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो भी कंटेंट है वो HTML में राइट किया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट कोड होगा उस पे हम लिखेंगे HTML। ये जो कोड है ये मेंशन करता है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आएंगे, जो भी एलिमेंट आएंगे वो HTML के अंदर ही आएंगे। कन्वेंशन ये है कि जब भी हम HTML टैग की बात करते हैं तो कुछ टैग ओपनिंग और कुछ टैग क्लोजिंग, तो यानी जो टैग ओपन होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है, वो नेसेसरी हो जाता है, और कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता। तो वो टैग जिनको क्लोज करना पड़ता है उसको हम कंटेनर टैग कहते हैं, और जिन टैग को क्लोज नहीं करना पड़ता उसको हम एम्पटी टैग के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन टैगों को क्लोज करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए और किन को क्लोज नहीं किया जाता। तो यहाँ मैंने अगर HTML ओपनिंग टैग में लिखा है उसकी क्लोजिंग भी मस्ट होगी। क्लोज करने के लिए हम ग्रेटर देन साइन / के साथ HTML मेंशन करते हैं। तो ये है इसकी ओपनिंग,
और ये वह है इसकी क्लोजिंग। अब जो भी हमारा कंटेंट या जो भी एलिमेंट होगा वो इसी के अंदर होगा। पहली वाले कोड से हमने ये बताया कि जो भी HTML का नीचे डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट टाइप जो है वह HTML है। उसके बाद जो पहला कोड आ रहा है सेकेंड नंबर पे, वो कोड खुद HTML है। सिर्फ इसलिए आ रहा है कि अंदर वाले जो भी कंटेंट है वो यूज होंगे HTML के अंदर से, यानी HTML टैग के बाद ही उन टैग्स का यूज किया जाता है। और उसके बाद हम लिखते हैं ग्रेटर देन साइन, टैग में लिखते हैं HEAD। अगर हेड को भी ओपन किया है तो क्लोज कर ही लेते हैं क्योंकि करना पड़ेगा ही। ये है हेड टैग। और हेड टैग के अंदर हम एक टैग डिफाइन करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, टाइटल टैग, TITLE टाइटल। ये इसकी ओपनिंग हो गई और इसी के साथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे TITLE टाइटल। थोड़ा सा स्पेस दे दूं जिससे आपको ये क्लियर समझ में आए। अभी मैंने कुछ भी राइट नहीं किया है, सिर्फ हम टैग लिख रहे हैं। एक बार हम टैग को अच्छे से समझ लें, उसके बाद कंटेंट लिखेंगे। और इसके बाद हेड टैग की क्लोजिंग के बाद शुरू होता है बॉडी टैग। बॉडी ओपन एंड BODY फॉरवर्ड स्लैश के साथ बॉडी क्लोज। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर असल में आपके टैग को डिफाइन कर रहा है। टैग को डिफाइन करने का सेंस कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो कुछ ऐसा होता है। अब ये तो बात रही टैग की। इतना टैग आपको आपकी ज़बान पर ऑलरेडी आ जाएगा, इसको याद नहीं करना पड़ता। सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोडिंग करते हैं तो चूंकि ये बेसिक टैग हैं ये खुद ब खुद याद रहते हैं और याद रहने भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि टैग जो है बिना ज़रूरत के होते नहीं। HTML तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया हेड टैग। तो हेड टैग के अंदर कंटेंट कौन सा जाएगा या हम हेड टैग के अंदर कंटेंट किस तरह का रखेंगे, ये बात भी आप ही डिसाइड करते हैं। आपने हेड टैग के अंदर कुछ लिखा है तो रीजन होगा, आपने कुछ सोचा होगा कि वेब ब्राउजर के इस पोर्शन पे चीजें इस तरीके से आनी चाहिए, आपका वेब पेज कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किसी भी वेब पेज का टाइटल बार होता है। टाइटल बार की बात की जाए तो ये है इस ब्राउजर का टाइटल बार। चूंकि हमने फाइल को सेव किया था first.html के नाम से, इसलिए टाइटल बार पर first.html लिख के आ रहा है। हम आते हैं अपने टाइटल टैग में और यहाँ पर कुछ भी टाइटल देते हैं। तो जैसे मैंने दिया www.example.com और Ctrl+S सेव। इधर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए जो अभी फर्स्ट डॉट टाइटल आ रहा था, अब हमने जो भी टाइटल टैग के अंदर लिखा है वो टाइटल बार पर मेंशन हो रहा है। तो ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो उसको उसी टैग के अंदर डालने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हम अपने वेब पेज पर देख सकते हैं। तो ये आ गया टाइटल बार में। इसके साथ ही साथ एक कन्वेंशन ये भी है, अगर आप हेड टैग के अंदर टाइटल टैग नहीं रखते हैं उस सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा कि टाइटल बार पे चीज़ें कंटेंट ना ही शो होगा। टाइटल बार को आप चाहे तो सबसे टॉप पे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ही यही होगा कि जो भी आपने टाइटल टैग के अंदर लिखा है, जैसे मैंने www.example.com लिखा है वो टाइटल बार पे शो हो रहा है, उसी तरीके से आप कहीं भी अगर इसको उठाकर रख दें, सपोज मैंने इसको यहाँ से कट किया, Ctrl+X और HTML के बाद पेस्ट कर दिया, Ctrl+V यानी हेड के ऊपर, फिर हमने किया Ctrl+S और इसको किया रिफ्रेश। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि टाइटल टैग की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी टाइटल टैग में रखा होता है वो टाइटल बार पर शो होता है कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी और डेवलपर का कन्वेंशंस भी यही होता है कि आप टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर रखिए। रीज़न क्या है? तो बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जब भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए सोचा होगा तो जो भी वेबसाइट डिज़ाइनर होता है या वेब पेज डिज़ाइनर होता है वो ये चाहता है फ्यूचर में जो मेरी वेबसाइट है वो गूगल के सर्च में टॉप 20 में दिखाई दे, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आनी चाहिए। टॉप पर आने का सेंस ये नहीं है कि आप फर्स्ट पर ही आ जाइए तभी टॉप। गूगल पर अगर आप 20th नंबर 25 नंबर पर भी आते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें फैली हुई हैं उस पर इतनी रैंक कर लेना भी तो बड़ी बात है। और ये सारी चीजें, कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो आपकी पॉपुलैरिटी और वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पर ये डिसाइड करता है कि आपको रैंक कहाँ पर होगी या आप कहाँ स्टेबल करेंगे। तो इसके लिए एक कोर्स भी होता है जिसको SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके तहत है कि जो आपका गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को हेड टैग से पढ़ना शुरू करता है। यानी हेड टैग के ऊपर अगर आपने कुछ भी लिखा है तो सर्च इंजन की नजर जो है उस पर नहीं जाएगी। तो
तो बिल्कुल बात वैसी है कि एक पर्सन ऐसा है और आपका दोस्त है और आपके बारे में सब कुछ जान गया पर आपका नाम ही नहीं जानता। ठीक उसी तरह हर कोई ये चाहता है कि नाम अगर आपने कुछ रखा है वेबसाइट का तो कुछ सोचकर और कुछ रिलेवेंट नाम ही रखा होगा। तो जब गूगल पढ़ ही रहा था या कोई भी सर्च इंजन उसको रीड कर ही रहा था, तो अगर हम इसको हेड पोर्शन के अंदर डाल देते हैं और वो हेड से पढ़ना शुरू करता है तो वो हमारे नाम को भी शुरुआत में पढ़ ले। तो ये कन्वेंशन होता है कि हम टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर रखें। अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको करके भी दिखाया कि अगर आप टाइटल टैग को कहीं भी रख देते हैं तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ जाना। हालांकि वो HTML टैग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटेंट है वो HTML की प्रॉपर्टी है और वो HTML के अंदर आना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ लोग होते हैं जो टाइटल टैग का यूज भी नहीं करते, तो उससे सिर्फ इतनी दिक्कत है कि टाइटल टैग का यूज नहीं करेंगे तो आप जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वेब ब्राउजर पे उसी नाम से फाइल आपके दिख रही होगी। क्योंकि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे फ्यूचर में, तो हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें स्मूथली आपको समझ में आए, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है आप मत यूज़ करिए, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम लोगों ने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि टाइटल टैग का यूज़ क्या है। इसी के साथ अगर हम हेड की बात करें तो हेड टैग जो होता है वो किसी भी वेब पेज के हेड पोर्शन को बताता है। हेड मीन होता है टॉप। तो अगर ये जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल टैग का ये है स्पेस, तो हेड टैग का स्पेस अपने आप में ये होगा। यानी अगर ये जो पोर्शन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पोर्शन है हेड टैग का। तो अगर मैं यहाँ पर हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखूँ, सपोज मैंने लिखा हेड टैग का मीन हेडिंग के पर्पज से हेड टैग यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और Ctrl+S और इधर रिफ्रेश करते हैं तो ये हेलो जो है आपको हेड पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने हेड पे कुछ भी डाला है तो वो आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है। अगर हम बात की जाए कि पेज की बॉडी, क्योंकि वेबसाइट पर सिर्फ राइटिंग तो होती नहीं, इमेजेस भी लगी होती हैं, तो हेड पोर्शन को छोड़ने के बाद यानी टॉप पोर्शन को छोड़ने के बाद जितना भी एरिया आपका बच रहा है वो सारा एरिया ही वेब पेज की बॉडी कहलाता है। और ऑब्वियसली सी बात है कि वेब पेज की बॉडी अगर ये है तो जो भी कंटेंट आप बॉडी के अंदर डालेंगे वो ये सोच कर डालिए कि आप वेब ब्राउजर की बॉडी पर काम कर रहे हैं। यानी अगर आपको कंटेंट कोई यहाँ पर चाहिए तो हमें उसको हेड में डालने की जरूरत नहीं है, हम उसे कहाँ डालेंगे, बॉडी में डालेंगे। आपने कोई इमेज लगाई तो इमेज कहाँ लगाएंगे, आप बॉडी में लगाएंगे। हेड पोर्शन पे चाहिए तो हेड टैग के अंदर आइए, अदरवाइज हेड टैग की इतनी जरूरत नहीं है। और एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं और बता दूं कि अगर आप हेड टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, जस्ट Ctrl+S रिफ्रेश, तो ये ब्लैंक है और आप बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं, यानी अभी जो हेलो मैंने हेड में लिखा था वो हटा दिया है, ध्यान से देखिए। अब हेड आपका ब्लैंक है, यानी हेड के अंदर टाइटल जरूर है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो टाइटल बार का काम कर रहा है ना। अब हम बॉडी के अंदर आ रहे हैं और यही हेलो अब हम इधर टाइप कर रहे हैं, हेलो, Ctrl+S और ये रिफ्रेश, हेलो आ गया। अब हेलो जो है वो बॉडी के पोर्शन में, मैंने आपसे कहा था टॉप पोर्शन हेड का है, और इस सिचुएशन में अगर आप बॉडी पर हेलो लिख रहे हैं तब भी हेलो वहीं आ रहा है जहाँ हेड पर आया था। तो एक काम करते हैं ना, हेड पर भी कुछ लिख कर देख ही लेते हैं। हेड पर हमने लिखा गुड, वापस से Ctrl+S, ये देखिए अब ये गुड आया कहाँ पर, ये हेलो के पहले आया। हेलो जो कंटेंट है ये लिखा हुआ था बॉडी टैग के अंदर, और गुड जो पोर्शन है वो लिखा हुआ था हेड टैग के अंदर। तो इट मीन कि हेड आप बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पोर्शन होता है। अगर आप बॉडी स्टार्ट करने की बात करते हैं तो ये ज़रूर इसका ही अंश है। अगर आपने हेड में कुछ नहीं लिखा और बॉडी से स्टार्ट किया तो हेड पोर्शन से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हेड को अलग से स्पेसिफाई किया है तो इट मीन कि हेड पहले आएगा और बॉडी के कंटेंट्स बाद में आएंगे। इसको मैं वापस से हटा दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम मेंशन करते हैं बॉडी टैग के अंदर, This is my first HTML code, my first HTML code। इसको मैंने सेव किया और इधर यहाँ रिफ्रेश, तो कंटेंट बॉडी पे आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी कंटेंट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा नीचे रखें और इसके ऊपर कुछ और भी मेंशन करें, जैसे हेलो एवरीवन। तो हमने हेलो एवरीवन हम हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर हेड टैग पर गए, हेड टैग के अंदर हमने लिखा हेलो एवरीवन, Ctrl+S, फाइल रिफ्रेश। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कौन सा पोर्शन हेड में था, कौन सा पोर्शन आपकी बॉडी में था। तो ये जो हेलो एवरीवन है, अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं,
इसको हेडिंग टैग के अंदर डालते हैं। हेडिंग टैग जो होता है वो H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक जाता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जो H1 टैग है वो सबसे हाईलाइटेड हेडिंग देगी और H6 टैग जो है वो सबसे मीडियम हेडिंग देगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा H2 ओपन, और जहाँ पर भी इसका काम ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम लोग H2 टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज का सेंस सीधा ये होता है कि आप फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उसी टैग को वापस लिख देते हैं। और मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये देखिए, अब चूंकि ये एक अलग टैग के अंदर था इसलिए हुआ क्या, हेलो एवरीवन थोड़ा सा बोर्ड हो गया। मैंने आपसे जिक्र किया है हेडिंग टैग का, तो हेडिंग टैग मैं आपको यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। मैंने कहा था H1, तो यहाँ पर मैंने लिखा H1 ओपन एंड H1 क्लोज। इसी के साथ कंट्रोल C, H1 से लेकर H6 तक हम इसको नोट कर लें। कंट्रोल C, कंट्रोल V, 4, 5, 6, इसको रीनेम करते हैं। ये रहा H3, इसके बाद H4, ये है H5 और ये है H6। साथ ही साथ H6 क्लोज, H5, H4, H3 and H2 already mentioned। और सेम कंटेंट कॉपी, कंट्रोल C here, कंट्रोल V, इसके भी मिड में कंट्रोल V, इसके भी मिड में कंट्रोल V। अब ये जो कंटेंट है मैंने H1 से लेकर H6 तक सेम कंटेंट लिखा है और आपको इसका अंतर अभी दिख जाएगा। ये H1 से लेकर H6 तक सारे ही हेडिंग टैग हैं। हेडिंग बनाने के लिए हम इन टैग का यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट देखना है तो कंट्रोल S। तो ये देखिए ध्यान से, ये था आपका H1 टैग, ये हेलो एवरीवन H1 में लिखा होता तो सबसे पहला कंटेंट है H1 के लिए, उसके बाद H2, H3, H4 और धीरे धीरे ये लाइट होता चला गया। और ये कंटेंट आपने बिना किसी टैग के लिखा है तो वो अलग से मेंशन हो रहा है। हालांकि जब हम लोग हेडिंग का यूज़ करते हैं तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर H1 से H6 के बीच में कोई भी टैग ले सकते हैं। रीज़न आपको दिख रहा होगा, यहाँ बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद शायद पैराग्राफ हो, तो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है उसको हम कहते हैं P टैग। और साथ ही P टैग क्लोज। अगर मैंने कुछ भी लाइन इस तरीके से राइट की तो कंट्रोल S किया और यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद P टैग में ये देखिए, ये लाइन जो है ये एक डमी लाइन है, ऐसे ही लिखी हुई है। आप इधर देखिए ध्यान से, तो ये जो टैग यहाँ पर लिखा हुआ था ये कुछ इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हुआ था P टैग ओपन और P टैग क्लोज के साथ। तो वो जो भी पैराग्राफ था वो कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में आने लगा है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंटेंट कहाँ रखेंगे और कैसे दिखाई देगा। तो अब मैं यहाँ से वापस से ये सारी चीज़ें इरेज कर रही हूँ। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से। और कुछ भी अपडेशन करने के बाद कंट्रोल S और इधर रिफ़्रेश करना मत भूलिए, चाहे F5 प्रेस करिए और चाहे यहाँ पर रिफ़्रेश बटन होता है उसको आप रिफ़्रेश कर दीजिए। तो ये आपको कंटेंट दिख रहा होगा। इसी के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोडिंग में या हमें कोडिंग में कुछ लिखना तो है जस्ट, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए नहीं कि हम उसको कहाँ लिखें, लेकिन हमें वेब ब्राउज़र पर वो शो नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक पर्सन नहीं होता जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा हो। उस सिचुएशन में इसके लिए टीम बैठती है और जब टीम काम करती है तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी और पर्पस के लिए लिखे जाते हैं और उनका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं हो रहा है कि अगर मैं कोडिंग में इस लाइन को लिख रहा हूँ तो ये लाइन भी यहाँ शो हो। तो इसका रीज़न ये, अगर इस तरह का काम हमें भी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है और सेम पैराग्राफ 2 है, ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल C और इसके बाद कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और अब मैंने यहाँ इसको रिफ़्रेश किया कंट्रोल S। तो ये पैराग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सपोज़ ये राइटिंग हो चुकी थी, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये वाला ना होकर ये वाला है।
इसके ऊपर हमें मेंशन करना है कि ये वाली लाइन में जो पैराग्राफ लिखा है वो फर्स्ट पैराग्राफ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ FIRST फर्स्ट पैरा, तो हो क्या रहा है इस सिचुएशन पे, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये लाइन ध्यान से देखिएगा और इसके बाद मैं स्पेस दे दूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखाई दे, तो ये लाइन भी यहाँ शो हो जाएगी। मैंने किया कंट्रोल S, इधर आते हैं रिफ्रेश, तो ये लाइन हर टैग के बाद ये लाइन आपको यहाँ दिख रही है। ये जो टैग यहाँ दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि वो जो ग्रेटर देन साइन आपको यहाँ पर दिख रहा था, मैं इसको ठीक कर दूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एंड रिफ्रेश। तो ये फर्स्ट पैरा जो मैंने लिखा था, ये फर्स्ट पैरा लिखने का सेंस ये था कि ये वाला पैराग्राफ उठाकर फर्स्ट पे रख दिया जाए, लेकिन फर्स्ट पैरा भी मेंशन हो जाए तो ये बैकएंड की बात थी, ये फ्रंट एंड पर नहीं आनी चाहिए थी। अब हम कुछ भी इधर लिखते हैं तो वो चीज़ें यहाँ मेंशन ज़रूर हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इस सिचुएशंस के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम कमेंट की बात करें तो कमेंट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि कमेंट हम अपने कलीग्स के लिए बनाते हैं, अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, एज अ डेवलपर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ प्रोग्रामर। कमेंट हम नहीं चाहते कि फ्रंट एंड पर शो हो, या जो भी हमने करिकुलम लिखा है वो हर एक कंटेंट फ्रंट एंड तक जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम अपनी स्क्रिप्ट को समझाने के लिए भी कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा रखते हैं, उस कंटेंट को सिर्फ समझाने के पर्पज़ से होता, वो डिज़ाइनिंग का हिस्सा नहीं होता। तो कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम यहाँ पर कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस लाइन को, जो फर्स्ट पैरा है इसको मैंने कमेंट के अंदर डालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, ग्रेटर देन, चूँकि हर टैग की तरह ये भी एक टैग है, तो ग्रेटर देन एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ डैश, कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो नीचे वाली लाइन जो हैं उन्होंने भी अपना कलर चेंज कर लिया। इट मीन कि अब वो भी कंटेंट नहीं रही, वो भी कमेंट बन गई हैं। और जहाँ पर भी मैं इसको एंड कर दूँ, सपोज़ मैंने इसी के बाद इससे मुझे एंड करना है, सिर्फ यही लाइन आनी चाहिए थी, इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, थोड़ी सी लाइन बड़ी भी हो जाएगी। दिस इज़ फर्स्ट पैरा, और जब हमें ये कमेंट यहीं पर एंड करनी है तो वापस से 2 बार डैश या हाइफन और साथ में ये साइन। तो अब मैं इसको सेव करूं और इधर रिफ़्रेश करते हैं तो ये लाइन यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर आपको ज़रा भी ध्यान है तो ये लाइन आ कहाँ रही थी, तो मैं आपको वापस करके दिखा रही हूँ। अगर हम इस लाइन को नहीं लगाते हैं, सपोज इस लाइन को नहीं लगाने में कंट्रोल S और इधर रिफ्रेश, तो ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये लाइन मेंशन हो रही है, यानी 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ के बाद यानी मिड में ये लाइन मेंशन हो रही है। और कहने का सेंस ये था कि ये जो पैराग्राफ है यानी फोर्थ पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो इस सिचुएशन के लिए लगाई गई थी और ये लाइन भी यहाँ पर आ जा रही है, इसीलिए हमने कमेंट लगाया था। तो आइए फिर से लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क, हाइफन, 2 बार डैश या इसको हाइफन और कंट्रोल S। अब देखिए ध्यान से, ये लाइन पर ध्यान फोकस करिएगा प्लीज़। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं और ये मैंने किया रिफ्रेश, लाइन गायब। इट मीन कि ये कमेंट के तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब इस तरीके से अगर हम कोई भी कंटेंट अपने टेक्स्ट एडिटर पर रखते हैं, कोडिंग के दौरान अगर हमें ज़रूरत पड़ती है अगर कुछ ऐसा लिखने की, तो हम उसको एज अ कमेंट रीड कर सकते हैं। कमेंट कभी भी वेब ब्राउज़र रीड नहीं करेगा, और कमेंट जब रीड नहीं करेगा तो वो शो भी नहीं होगी। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आसानी से याद हो जाएगा, और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होंगे इसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही होंगे। तो फ़िलहाल आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कल वापस से कुछ और भी बहुत खूबसूरत टैग और कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।